हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मर्केंटिलिज्म, जिसको व्यापारवाद या वाणिज्यवाद भी आप कहते हैं। सो मर्केंटिलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी, एक ऐसा आर्थिक सिद्धांत है जो 16 टू 18 सेंचुरी के दौरान यूरोप के अंदर उभर कर आया। और जो इस थॉट के ऊपर बेसिस था कि किसी भी नेशन की वेल्थ एंड पावर उसकी गोल्ड एंड सिल्वर को जमा करने की जो कैपेबिलिटी है या दूसरे देशों के साथ वो कितना ट्रेड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्टॉक होगा गोल्ड एंड सिल्वर का किसी नेशन के पास, उतना ही ज्यादा वो पावरफुल माना जाएगा। बेसिकली जो उसका गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक है वो इसकी पावर का ही मतलब पावर को ही सिंबलाइज करता था। जितना वो ट्रेड करेगा दूसरे नेशंस के साथ उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होगा। तो ये मेन आइडिया था मर्केंटिलिज्म का। 19 टू 20 सेंचुरी के दौरान जो भी लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से बेसिकली दिस आइडिया ऑफ मर्केंटिलिज्म बिकेम अनपॉपुलर। तो आज हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म क्या होता है, बेसिक मेन इसका जो आइडिया है उसकी बात करेंगे, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सो देखिए, मर्केंटिलिज्म रेफर करता है कमांड इकोनॉमी को, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें क्या स्टडी करते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। तो कमांड इकोनॉमी के अंदर ये जो भी सो प्रॉब्लम होती है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या प्रोड्यूस कैसे करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट करती है कि क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन सा मेथड मतलब उसके अंदर यूज किया जाएगा। और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? लिबरलिज्म होता है। जो भी डिसीजन है वो मार्केट लेती है, इंडिविजुअल्स लेती है। जिसकी जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वही चीज का प्रोडक्शन होगा, उन्हीं लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर होगा पॉपुलेशन का, उसकी वजह से बेसिकली एरिया वाइज लगा लीजिए आप। तो जो भी वैसे ही प्रोडक्शन होगा। कमांड इकोनॉमी मतलब मर्केंटिलिज्म। मर्केंटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पे एक नेशन का जो मेन एम होता है वो क्या होता है? अपने एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करना और इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करना। हमने क्या कहा फर्स्ट स्लाइड में, हम क्या बात कर रहे थे? किसी भी नेशन की जो पावर है वो किस पे डिपेंड करती है? दूसरे नेशंस के साथ ट्रेड पे। और ट्रेड भी कैसा होगा? ट्रेड भी कैसा होगा? ट्रेड के अंदर कौन सी पॉलिसी लगाई जाएगी? प्रोटेक्शनिज्म वाली। यानी ट्रेड को रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट इन द सेंस कि एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज किया जाएगा, इंपोर्ट्स को मिनिमाइज किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी जाए, इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ यानी जो ड्यूटीज है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, वो इम्पोज कर दी जाए, जिससे इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा हो। ऑलराइट। सो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मर्केंटिलिज्म की। जैसा कि हमने बताया कि मर्केंटिलिज्म है दैट वाज अ पॉपुलर इकोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट इन यूरोप बिटवीन 16 टू 18 सेंचुरी। लेकिन ऑफिशियली जो इसका नेम है मर्केंटिलिज्म, व्यापारवाद, वाणिज्यवाद, वो कब आया? जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अंदर रिलीज की। उसके अंदर उसने मर्केंटिलिज्म को एक ऑफिशियल नेम प्रोवाइड किया। उसने उसमें क्या हाईलाइट किया कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन नेशंस है, कैसे वो अपने इंपोर्ट्स के ऊपर मतलब बैन लगा, एज वेल एज अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे वो इनकरेज करी थी, एक्सपोर्ट को कैसे मैक्सिमाइज करी थी। जो मेन एम था ट्रेड करने का, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, इंपोर्ट्स कम करने का, वो क्या था? टू ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर इनटू द कंट्री। जितना एक्सपोर्ट्स करेंगे उतना ही रिटर्न के अंदर इन टर्म्स ऑफ पेमेंट गोल्ड एंड सिल्वर का स्टॉक कंट्री के अंदर आएगा, राइट। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक लेबर फोर्स है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्केंटिलिज्म, क्या क्या विशेषताएं हैं वाणिज्यवाद की? सबसे पहला तो accumulation ऑफ गोल्ड। गोल्ड को इकट्ठा करना है। गोल्ड को इकट्ठा क्यों करना है? अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। जो आपकी मिलिट्री फोर्स है उसके बस बेसिकली उसके जीवन निर्वाह के लिए कह सकते हैं आप, उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए गोल्ड चाहिए। सेकंड, गोल्ड वाज सीन एज इंक्रीजिंगली एज अ साइन ऑफ वेल्थ। कि हमने क्या कहा कि पावर और वेल्थ का जो सिंबल था वो क्या था? गोल्ड। जितना ज्यादा आपके पास गोल्ड का, सिल्वर का स्टॉक होगा किसी नेशन के पास, उतना ही ज्यादा रिच, उतने ही ज्यादा पावरफुल आप कहे जाएंगे। पहली जो विशेषता थी वो क्या थी? गोल्ड को अक्यूमुलेट करना। अक्यूमुलेशन कैसे होगा? व्यापार के जरिए। देखिए यूरोपियन नेशन क्या करते थे, अपनी जो भी कॉलोनीज थी उसमें एक्सपोर्ट करते थे, वहां कॉलोनीज से वो इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल को।
बेसिकली रॉ मटेरियल लो प्राइसेस के ऊपर इंपोर्ट किया जाता, उस रॉ मटेरियल से चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता, प्रोडक्शन किया था, और उन्हीं प्रोडक्शन को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को कॉलोनीज के अंदर फिर से एक्सपोर्ट कर दिया जाता हाई प्राइसेस के ऊपर, और बदले में क्या मिलता इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेन जो एम था मर्केंटलिज्म के अंदर दौरान, यूरोपियन कंट्रीज क्या करती थी, अपने ट्रेड को बढ़ाती थी, एक्सपोर्ट को मैक्सिमाइज करती थी, सो दैट कि वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड एंड सिल्वर है वो अपने देश के अंदर अक्यूमुलेट कर पाए। जितना गोल्ड उतना ही ज्यादा पावर उसके पास, राइट। दूसरा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी दैट इज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ, यानी अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को पॉजिटिव रखना। पॉजिटिव कब होगा, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे, उसी को हम बोलते हैं ना फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी हमें गुड्स को बेचना ज्यादा है, खरीदना कम है। बेचेंगे ज्यादा तो उतना ही जो हमारी प्रीसियस मेटल्स है, जो हार्ड मेटल्स है, गोल्ड एंड सिल्वर, उतना ही ज्यादा अक्यूमुलेशन होगा हमारी कंट्री के अंदर। अपनी कंट्री की वेल्थ को बढ़ाने के लिए जो वाणिज्यवाद थे, जो भी इकोनॉमिस्ट थे, मर्केंटलिस्ट थे, वो क्या बिलीव करते थे कि हमें एक्सपोर्ट ज्यादा ज्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट्स कम से कम करने चाहिए। थर्ड वन इज ट्रेड इज अ जीरो सम गेम, यानी किसी अगर एक नेशन को अगर बेसिकली फायदा होना है तो फायदा कैसे होगा दूसरे नेशंस की कॉस्ट के ऊपर। यानी जीरो सम गेम है, एक को अगर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट लेके आना है तो वो प्रॉफिट कब आएगा, दूसरे नेशंस को अगर लॉस हो। तो जीरो सम गेम है। कॉलोनीज जो होती थी बेसिकली वो जो भी नेशंस थे, जो यूरोपियन नेशंस थे, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती, और जो यूरोपियन नेशंस थे वो मैन्युफैक्चर करके गुड्स एंड सर्विसेज को वो वापस से अपनी कॉलोनीज के अंदर एक्सपोर्ट करते थे। बेसिकली ये मान के मर्केंटलिस्ट ये मान के चलते थे कि जो टोटल वेल्थ है, टोटल वेल्थ है वो स्टैटिक है, मतलब स्थिर है। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी, दूसरे देशों की वेल्थ को कम करके, राइट। तो जीरो सम गेम होगा ट्रेड के अंदर, एक को फायदा है तो दूसरों को नुकसान होना मतलब ऑब्वियस रहेगा। लार्ज पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा लेबर की सप्लाई होगी। किसी भी कंट्री में आर्मी के लिए लगा सकते हैं, मार्केट के लिए लगा सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए लगा सकते हैं। तो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड थी मर्केंटलिस्ट थ्योरी। जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और उतना ही वेल्थ वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं, उतनी ही बड़ी उसके पास आर्मी होगी। सो बेसिकली लार्जर पॉपुलेशंस वर एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज इन नेशंस प्रॉस्पेरिटी, उतना ही वो नेशन है वो प्रॉस्पर करेगा। नेक्स्ट इज स्टेट मोनोपोलीज एंड ट्रेड बैरियर्स, यानी जो यूरोपियन नेशंस थे उनकी मोनोपोलीज थी अपनी कॉलोनीज के ऊपर, जहां जहां वो शासन करते थे। बेसिकली कॉलोनीज, जो भी कॉलोनीज, अलग अलग कॉलोनीज थी, उनको भी आपस में ट्रेड करने का कोई राइट नहीं था। उनका एक ही काम था कॉलोनीज का, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, और यूरोपियन जो नेशंस थे वो उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट्स में मतलब कन्वर्ट करके वो वापस से उसको अपनी कॉलोनीज को अपने अच्छे प्रॉफिट पे सेल कर देते थे। ट्रेड बैरियर्स होते थे ऑब्वियसली, मैंने बताया कि जैसे कि इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देना ताकि कम से कम इंपोर्ट किया जाए, और एक्सपोर्ट्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करते थे ताकि एक्सपोर्ट्स को इंकरेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्रिटेन हैड कंट्रोल ऑफ इंडिया, इट वाज बैंड, इंडिया पे बैन था कि वो किसी दो दूसरी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, जैसे ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, उनके साथ वो ट्रेड नहीं कर सकता था। तो ट्रेड के ऊपर भी बैरियर थे। जो भी ट्रेड होता था कॉलोनीज का, वो मेन जो एम्पायर नेशन है, जो भी नेशंस थे उनके साथ ही होता था। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ब्रिटिश नेविगेशन एक्ट 1651, British government led by Oliver Cromwell introduced a legislation that made it illegal for any foreign ship to carry goods from or to any of its colonies. यानी सामान को लाने ले जाने के लिए सिर्फ ब्रिटिश शिप को ही यूज किया जाएगा। मतलब इलीगल था किसी आप दूसरी कंट्री की, दूसरी नेशन की शिप को यूज कर रहे हो, आप चाहे कॉलोनी से आपको गुड्स लेके आने हैं या फिर वहां पे भेजनी है। तो ये एक मर्केंटलिज्म का एग्जाम्पल था कि ऐसा एक्ट पास किया गया जिसमें ब्रिटिश शिप को ही यूज करना कंपलसरी था, जिसका एक ब्रिटिश ओनर होना चाहिए, जो क्रू है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स भी ब्रिटिश ही होने चाहिए। नेक्स्ट वाज कॉलबर्टिज्म, जिसका नाम पड़ा है जेबी कॉलबर्ट, द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फ्रांस बिटवीन 1661 एंड 1683। बेसिकली इनके कार्यकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज लेके लाई गई, इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें टैरिफ्स को इनकरेज किया गया,
फ्रांस मर्चेंट नेवी को सेटअप किया गया इन ऑर्डर टू एक्सटेंड एक्सपोर्ट्स अब्रॉड, जितना भी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए दूसरी नेशंस के अंदर एक्सपोर्ट्स मतलब बढ़ाने के लिए बेसिकली ये पॉलिसीज लेके आएगी। तो ये भी एक मर्केंटलिज्म का एग्जांपल है। एंड आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, द वेल नोन एग्जांपल इन 1600 द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी विच वाज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड मोनोपोली that was established to take advantage of the Asian market। जो भी ईस्ट इंडिया जो जैसे बेसिकली जैसे ईस्ट इंडियन जो स्पाइस ट्रेड है उसको बेसिकली उसी के लिए ये एस्टेब्लिश की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एस्टेब्लिश की गई, उसको मोनोपोली पावर प्रोवाइड की गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मर्केंटलिज्म के। तो हमने देखा कि मर्केंटलिज्म क्या होता है, क्या मेन जो बेसिक आइडिया था मर्केंटलिज्म के पीछे, वो क्या थॉट प्रोसेस था और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विद एग्जांपल हमने समझने की कोशिश की। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल अबाउट मर्केंटलिज्म।